कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा था और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण लेसन चल रहा था, विषय चल रहा था रूस में पहली विश्व की समाजवादी क्रांति, और जिसमें हमने कारणों को पढ़ा था और जो चरण चले उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से फरवरी के महीने में 1917 में क्रांति हुई और फरवरी के बाद में कुछ महीनों के बाद में फिर से एक और बार सत्ता में बदल आई और लेनिन के द्वारा अक्टूबर में वेल्शेविक क्रांति की गई। अब ये वेल्शेविक क्रांति की गई लेनिन के द्वारा, तो लेनिन के द्वारा जब ये क्रांति की गई, जिसे समाजवादी क्रांति कहा जाता है, समाजवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। तो ये दोनों वैसे अलग अलग शब्द है, पर मैं दोनों का एक ही जगह पर उपयोग कर रहा हूं। तो लेनिन के द्वारा की गई अक्टूबर की 1917 की वेल्शेविक क्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। इस क्रांति को अगर हमें पढ़ना है तो हमें इसमें लेनिन को पढ़ना जरूरी। लेनिन को पढ़ेंगे तो ही हमें आगे की बातें समझ में आएगी, क्योंकि लेनिन का काल रहा कब तक का, 1917 से लेकर 1924 तक का। इस कालखंड को हमें पढ़ना जरूरी है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा पेज ज्यादा है, पर मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। तो भैया लेनिन साहब को पढ़ना है और साथ में जरूरी है कि ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद में जो उसके द्वारा कार्य किए गए, तो उस कार्य दो प्रकार से कार्य किए गए। एक बहुत ज्यादा बलपूर्वक कार्य किया गया, बलपूर्वक कार्य किया गया, और फिर इस बलपूर्वक कार्य से जब उसको रिजल्ट नहीं दिखा अपने शासनकाल के दौरान 1917 से लेकर 1924 के, तो उसके द्वारा थोड़ा सा ढीला या फिर व्यवहारिक कार्य किया गया, व्यवहारिक कार्य किया गया। और यह व्यवहारिक कार्य क्यों किया गया, जिसे कहा जाता है कि नई डील या नई आर्थिक नीति, और इसे कहा जाता है लेनिन का युद्ध रथ साम्यवाद, जो 1918 से लेकर 1921 तक के चला। और 1921 में उसके द्वारा इस बलपूर्वक कार्य को रोका गया और नई योजना लागू की गई, और फिर 1924 की मृत्यु हुई। तो हमें इसके कालखंड को जब पढ़ना है तो हमें इसकी थोड़ी सी मेंटलिटी को जानना जरूरी है, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि भैया लेनिन ने इस समय में क्या क्या गुल खिलाया, क्या क्या कार्य किए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा व्यक्ति। और आपको बता दें, भगत सिंह ने जब मर रहे थे, जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी भगत सिंह साहब को, तो उनके द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही थी जो लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। तो लेनिन विश्व में सबसे अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने भाषणों के बलबूते पर, अपने क्रियाकलापों के बलबूते पर एक जनसमूह को अपने पीछे खड़ा किया, वो लेनिन। और लेनिन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था 1818 में पैदा हुए एक व्यक्ति का, जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दास कैपिटल। और ये दास कैपिटल जो लिखी गई थी उसके कार्ल मार्क्स के द्वारा, और एक कार्ल मार्क्स जो था वो समाजवादी व्यक्ति था, और समाजवादी व्यक्ति होने के साथ में वो समाजवादी व्यक्ति पूर्व के समाजवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति की तरह नहीं था। वो विश्व में समाजवाद किस प्रकार से लाया जाए, समाज की महत्ता को किस प्रकार से स्थापित की जाए, उसने अपनी किताब दास कैपिटल में वैज्ञानिक आधार पर बताया कि पूर्व में और अब में कैसे परिवर्तन होते गए और आगे कैसे परिवर्तन हो गए। ये पूरे उसने तथ्यों के आधार पर रखा गया, और तथ्य के आधार पर जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहा जाता है वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कार्य। तो इसके कारण इसे कार्ल मार्क्स को समाजवादी व्यक्ति तो कहा गया, परंतु उसे कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया, तो इसलिए इसको कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। अब हम जब कार्ल मार्क्स को समझ जाएंगे तो हम कार्ल मार्क्स की बातों की तुलना लेनिन की बातों से करेंगे।
लेनिन क्या चाहता था? कार्ल मार्क्स जो था वही लेनिन ने हर जगह पर लागू करने की कोशिश की, परंतु कुछ जगह पर नहीं। तो मतलब कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों समझ में आ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से लेनिन और कार्ल मार्क्स दोनों समझ में आ जाएगा, तो स्टालिन समझ में आ जाएगा। जब स्टालिन समझ में आ जाएगा, लेनिन समझ में आ जाएगा, कार्ल मार्क्स समझ में आ जाएगा, तो आपको पूंजीवादी विचारधारा भी समझ में आ जाएगी कि पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ ये क्यों आया। आया समझ में आपको? जो मैं बात बताने की कोशिश करा आपके दिमाग तक के पहुंची? चलो, ये अगर बात आपके दिमाग में पहुंच गई तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले कार्ल मार्क्स, उसके बाद किसे पढ़ना चाहिए? लेनिन, और फिर दोनों की क्या करना चाहिए? तुलना, कहाँ कहाँ पर अच्छे हैं, कहाँ कहाँ पर एक दूसरे के विरोध में है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू। कार्ल मार्क्स ने बेटा एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, और ये दास कैपिटल में क्या किया गया, उसमें केवल उसके जीवन के समय में घटित घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि उसके मित्र के साथ मिलकर उसने 1849 के करीब करीब भारत विश्व में मानव के विकास से लेकर अब तक और आगे उसके जीवन के बाद में कैसे कैसे मानव के विकास के चरण में परिवर्तन आते जाएगा उसके बारे में उसने वर्णन किया। और ये वर्णन बताते उसने कहा कि समाजवाद कैसे आएगा, साम्यवाद कैसे आएगा। समाजवाद अलग है, साम्यवाद उसकी और अच्छी पराकाष्ठा। जैसे हम बोलते उत्तम, एक शब्द है, उत्तम के आगे सर्वोत्तम लगा देंगे तो मतलब उत्तम अच्छा है पर सर्वोत्तम उससे अच्छा, तो समाजवाद है। पर समाजवाद से भी अच्छा क्या है? साम्यवाद। दोनों का अगर हम ऐसे समझे तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो उसके द्वारा दास कैपिटल एक किताब लिखी गई, और उस किताब में उसने बताया कि भैया, हम लेक्चर को लंबा लेते हैं, उसने बताया कि भैया किस प्रकार से जब हिमयुग था, तो हिमयुग जब पृथ्वी पर था, प्लेस्टोसिन युग चल रहा था, तो हिमयुग जब था तो उस समय में मानव आदि मानव था, और आदि मानव होने के कारण वो लंबी लंबी दूरियां तय करता था, क्योंकि हिम होने के कारण खाद्य पदार्थों की प्राय कमी होती थी, और खाद्य पदार्थों की कमी होने के कारण उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर खाद्य पदार्थों का संग्रहण करके खाना पड़ता था। और यही कारण रहा कि पहले मनुष्य अकेला अकेला रहता था, पर जैसे जैसे प्लेस्टोसिन युग समाप्त होते चले गया और जमीन ऊपर आने लगी, जमीन ऊपर आने लगी मतलब बर्फ पिघलने लगी, तो कहीं ना कहीं सतह दिखाई देने लगी, और सतह दिखाई देने के कारण वहां पर हमें पेड़ पौधों वगैरह दिखाई देने। जब पेड़ पौधे आए तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होने लगी, और जब खाद्य पदार्थ की आपूर्ति होने लगी तो मनुष्य जो पहले आदि मानव था, कौन था? आदि मानव, वो आदि मानव से अब वो मनुष्य धीरे 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 मानव बनने लगा। अब वो झुंड में रहने लगा, अपने आजीविका को चलाने के लिए वो छोटे छोटे समूह में रहने लगा, ये समूह कहलाए। और समूह में जो ताकतवर रहता था वो समूह की रखवाली करता था, और ये समूह की जब रखवाली होती थी तो रखवाली होने के बाद में समूह की रखवाली करने वाले व्यक्ति को समूह के बाकी लोग क्या करते थे? एक पैसा देते थे, जिसे बलि नामक कर में भी हम मान के चलेंगे। जब आपको ऋग्वेद वगैरह पढ़ाएंगे हम, तो वहां पर बलि नामक कर की आपको वर्णन मिलेगा। तो बलि नामक कर जैसा दिया जाता था, और यहाँ से धीरे 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 राज्य की उत्पत्ति शुरू हुई। और जब राज्य की उत्पत्ति शुरू हुई तो कहीं ना कहीं राज्य बना। जब राज्य बना तो राज्य जो था वो निरंकुश बना। कैसा बना? निरंकुश बना। और ये निरंकुश राज्य जब बना तो धीरे 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 व्यक्ति विशेष की पराकाष्ठा में वृद्धि हुई, और बाकी सब जन जो लोग थे उस व्यक्ति विशेष के अधीन आने लगे। और जब व्यक्ति विशेष के अधीन आने लगे, जिसे राजा पद कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? राजा पद कहा जाता था, तो ये सब बाकी लोग क्या कहलाए? उसके दास। उसके क्या कहलाए? दास। और इस समय में भी मनुष्य जो थे उसमें दासों का शोषण होते, और दासों का जब शोषण होते रहा तो धीरे धीरे राजा पद में कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि जब राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा होने लगा तो राजा ने क्या किया? अपने साम्राज्य पर धीरे धीरे पकड़ बनाने के लिए अपने राज्य को कई सारे प्रांतों में बांट दिया। अब जब प्रांतों में बांट दिया तो ये जो प्रांत के पति कहलाते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता। और ये सामंत के द्वारा क्या हुआ कि जो राज्य की जो निरंकुशता थी
वो तो वैसी ही रही, दास प्रथा तो वैसी ही रही, परंतु इसके कारण व्यापार जो था वो बाधित हो गया। क्या हो गया? व्यापार क्या हो गया? बाधित। पर दास प्रथा में धीरे धीरे और कठोरता आने लगी। जब कठोरता ज्यादा आने लगी तो धीरे धीरे ये दासों में इनके प्रति कहीं ना कहीं मतभेद या असंतुष्टि का भाव आने। जब ये असंतुष्टि का भाव सामंतों के प्रति आने लगा तो धीरे धीरे युद्ध जैसी स्थिति बनी। और जब युद्ध जैसी स्थिति बनी तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन व्यापारी लोगों ने, जिनका व्यापार इन सामंतों से कहीं ना कहीं, सामंतों के कारण कहीं ना कहीं छूट गया था। और यहां से व्यापार का महत्व बढ़ने लगा और पूंजीवाद का धीरे से यहाँ पर पदार्पण हुआ। किसका हुआ पदार्पण? पूंजीवाद का पदार्पण हुआ। सामंतवाद और निरंकुश राजतंत्र की क्या हुई? धीरे धीरे समाप्ति हुई। और जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद जो आया वो 1776 के एक प्रसिद्ध किताब के ऊपर आया जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखी गई थी एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा। और जब ये पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद में कहा गया था कि बाजार जो होना चाहिए वो मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए, और मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात ये भी बोली थी कि जो व्यक्ति ज्यादा साहस करेगा वो ज्यादा बड़ा लॉयन शेयर प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति ज्यादा निवेश करेगा उसको उस निवेश के लाभ का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने का वो भागीदार रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से एक कंपनी को खोला जा रहा है और उस कंपनी में निवेश करने वाला व्यक्ति एक है, परंतु काम करने वाले व्यक्ति 100 है। तो 100 व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से तो भैया उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इन 100 लोगों को देना चाहिए। परंतु जो पूंजीवाद है वो पूंजीवाद इसका विपरीत है, और वो कहता है कि भैया इस लाभ का एक बड़ा हिस्सा पाने का हकदार जो है वो निवेश करने वाला व्यक्ति है। जब निवेश करने वाले व्यक्ति की ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी तो कहीं ना कहीं 100 लोगों का लगातार शोषण होने लगा। और ये कह रहा है मजदूर, ये क्या कह रहा है? मजदूर। और ये मजदूरों की स्थिति लगातार दयनीय होती चली गई क्योंकि पूंजीवाद और पूंजीवादी व्यक्तियों का हमेशा ध्यान अधिकतम लाभ की और ज्यादा आकर्षित होने लगा। जब आकर्षित होने लगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों की स्थिति में कहीं ना कहीं गिरावट आई। और जब ये लोग असंतुष्ट हुए तो वैसी ही असंतुष्टि जाहिर की जिस प्रकार से दासों ने जाहिर की थी। इन्होंने जब असंतुष्टि जाहिर की तो इन्होंने पूंजीवाद को हटाया, पूंजीपतियों को हटाया और समाजवादी क्रांति ला दी। क्या कौन सी क्रांति ला दी? समाजवादी क्रांति। और समाजवादी क्रांति में सभी जो चीज रहेंगी वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगी बल्कि राज्य के हाथ में रहेंगी, और राज्य नियंत्रण करेगा और राज्य के ऊपर अधिकार रहेगा इन सर्वहारियों लोगों का, जिसमें सभी लोग आते हैं, मजदूर किसान से लेकर सभी लोग आते हैं। और जब ये लोग शासन करेंगे तो ये समाजवादी क्रांति के माध्यम से शासन करेंगे। और जब समाजवाद आ जाएगा तो इनमें भी धीरे धीरे इतनी ज्यादा निरंकुशता आ जाएगी कि राज्य ही सब कुछ करने लगे। जब राज्य ही सब कुछ करने लगेगा तो लोगों में फिर से समाजवाद के प्रति कहीं ना कहीं असंतुष्टि आएगी, क्योंकि राज्य ही क्या करेगा? किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करेगा। राज्य ही कौन सी वस्तु को उगाया जाए ये निर्धारित करेगा, किसके साथ कौन सा व्यवहार किया जाए ये निर्धारित करेगा, कौन डॉक्टर बनना चाहिए कौन डॉक्टर नहीं बनना चाहिए निर्धारित करेगा। तो कहीं ना कहीं समाजवाद की निरंकुशता हावी हो जाएगी। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। और कहा कि समाजवाद के खिलाफ में फिर से पूंजीवाद आने की कोशिश करेगा और फिर से पुनः कौन आ जाएगा? पूंजीवाद आ जाएगा। और जब पूंजीवाद आएगा तो इस पूंजीवाद में फिर से निरंकुशता जब आएगी तो तब पूंजीवाद के खिलाफ पुनः कहीं ना कहीं आक्रोश आएगा, और उसके बाद में बोला जाएगा कि नहीं, हमें ना तो राज्य चाहिए ना ही हमें रेगुलेट करने वाले कोई व्यक्ति चाहिए, हम स्वयं के विवेक से कार्य करेंगे और स्वयं के विवेक के अनुसार नियम को बनाएंगे। और उसी को उसने कहा साम्यवादी क्रांति। उसी को उसने क्या कहा? साम्यवादी क्रांति। ये सब बातें उसने अपनी किताब दास कैपिटल में कही, जो वैज्ञानिक आधार पर उसने कहने की बात की, और यही बात हुई। तो उसने कहा था भैया पूंजीवाद जहां पर आएगा सबसे पहले वहां पर क्या होगा? समाजवादी क्रांति होगी, क्योंकि शोषण सबसे ज्यादा कहां पर होगा? जहां पूंजीवाद रहेगा। जहां औद्योगिकरण होगा वहां मजदूरों का क्या होगा? शोषण होगा। पर सबसे आपको ये भी पता है कि भैया पूंजीवाद जो आया सबसे पहले इंग्लैंड में आया, और विश्व की सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई वो भी कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। तो सबसे ज्यादा शोषण कहां पर होना चाहिए? इंग्लैंड में हुआ।
होना चाहिए, परंतु क्रांति कहां पर हुई? समाजवादी क्रांति रशिया में हुई। तो प्रश्न पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स के चिंतन के अनुसार जिस देश में सबसे पहले, प्रश्न ही लिखिए, जिस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होगी उस देश में ही सबसे पहले समाजवादी क्रांति होगी। आलोचनात्मक वर्णन की। ये क्वेश्चन आप लिख कर रखिए और जब ये लेक्चर का एंड आएगा तब हम इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपको समझ में आया कि भैया थोड़ा कठिन है, पर भैया कठिन है, पर कठिन के साथ में अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लेनिन और आगे स्टालिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। कठिन भाषा है, साथ में पेचीदगियां ज्यादा है, तो यहां तक के आपको समझ में आया। अब इस व्यक्ति ने क्या कहा था, स्टालिन ने, सॉरी जो कार्ल मार्क्स था, इसने कहा था कि जो मजदूर लोग होंगे वो मजदूर लोग सभी लोग मिलकर, मजदूरों में सभी लोग मिलकर सर्वहारा क्रांति करेंगे। और वो सर्वहारा क्रांति क्या करेंगे? समाजवाद। उसने कहा था कि मजदूरी सब करेगा, बाद में राज्य का नियंत्रण होगा, राज्य के नियंत्रण के अनुसार पूरी जगह पर शासन किया जाएगा। ये सब बात किसने की? दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स के द्वारा। और जब दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बात कही गई तो इस किताब को पढ़ा था लेनिन साहब ने, और लेनिन साहब ने हूबहू लगाने की कोशिश की उन बातों को जो दास कैपिटल में कही गई थी। जब ये बातें लगाने की कोशिश की तो कहीं कहीं पर लेनिन ने उन बातों की अवहेलना की जिन बातों से वो कहीं ना कहीं रूस में कम पड़ रहा था। उसने देखा कि भैया पूरे के पूरे मजदूरों को एक साथ जगाना, एक साथ पूंजीवाद के खिलाफ जगाना कठिन कार्य है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं कार्ल मार्क्स के उस चिंतन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जहां पर सर्वहारा क्रांति होगी, मतलब सभी लोग मजदूर क्या होंगे? सभी लोग मिलकर क्रांति करेंगे। मैं ये सोचता हूं कि भैया जितने सर्वहारा ज्यादा शिक्षित है उन लोगों के द्वारा क्रांति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे सर्वहारा को चेतना देने में वक्त लग सकता है, जिसके कारण जब लोगों में लगातार चेतना प्राप्त करने में वक्त लगेगा तो स्वाभाविक शोषण की दर और अधिक बढ़ सकती है। दूसरी बात उसने क्या कहा था कि इसमें केवल मजदूर शामिल होंगे, और केवल मजदूर शामिल होंगे। पर अगर हम रशिया की कंडीशन को देखें तो रशिया में आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया कि औद्योगिकरण हुआ था, पर इंग्लैंड के जैसा नहीं हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था तो इंग्लैंड के पूंजीपतियों के द्वारा पूंजी लगाकर औद्योगिकरण किया गया था। पहली बात देशी पूंजी थी, और दूसरी बात इंग्लैंड में वृहद स्तर पर औद्योगिकरण हुआ था। पर यहाँ पर जो औद्योगिकरण हुआ वे दोनों ही अंतर लिए हुए थे। पहली बात, जो औद्योगिकरण हुआ था वो बाहर से आई पूंजी के माध्यम से हुआ था, और दूसरी बात जो वृहद स्तर पर हुआ था वो नहीं, वो कम स्तर पे हुआ था, और इसके कारण मजदूरों की संख्या क्या थी? कम। अब कार्ल मार्क्स ने तो बोला था कि मजदूरों की सहायता से ही क्या होंगी? सर्वहारा क्रांति होंगी, समाजवाद आएगा। पर भैया यहाँ पर मजदूरों की संख्या कम है, तो लेनिन ने कहा कि नहीं, मजदूर नहीं, मजदूरों के साथ में किसान भी करेंगे क्या? सर्वहारा क्रांति में शामिल होंगे। तो मतलब दो जगह पर कहीं ना कहीं लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा से क्या दिखाई दे रहा है? अलग दिखाई दे रहा है। और जब लेनिन कार्ल मार्क्स की जगह पर दो जगह पर अलग दिखाई दे रहा है तो कई सारी जगह पर वो लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा के साथ में भी है। पहली विचारधारा ये कि राज्य आगे चलकर सभी प्रकार के कार्यों को करेगा, ये कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और ये लेनिन ने भी आगे किया। जो 1918 से लेकर 1921 तक का जो युद्धरत काम साम्यवाद रहा उसमें उसने वैसे ही कार्य किया। तो ये बातें आपको समझ में आई कि जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर लेनिन चला और उसने धीरे धीरे उसी आधार पर चलते हुए क्रांति की। यहां तक कि आपको समझ में आएगा। अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, समय है। अब जब कार्ल मार्क्स भी समझ में आ गया, लेनिन और कार्ल मार्क्स के कहां पर एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छे जुड़े हुए थे और कहां पर एक दूसरे की विचारधारा के वो विरोधी थे। मतलब विरोधी का मतलब ये था कि कार्ल मार्क्स जो था उसने चिंतन किया, पर परिस्थिति को फेस किसने किया? लेनिन ने किया।
तो लेनिन ने उस परिस्थिति के अनुसार उस विचारधारा में थोड़ा सा फेरबदल किया। तो इसके ऊपर प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए हमने वो बताने की कोशिश की। अब जैसे ही लेनिन के द्वारा, अब आगे चलते हैं बेटा, अब हमें लेनिन भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब लेनिन का हम काल देखते हैं। जैसे ही 1917 अक्टूबर आया, तो 1917 अक्टूबर के समय में लेनिन के द्वारा जो वेल्शेविक क्रांति की गई, इस वेल्शेविक क्रांति के दौरान लेनिन के सामने कई सारी दिक्कतें थी। मैं आपको पहले एक शब्द कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं में शुमार है, शामिल है लेनिन साहब। क्यों है? डिसीजन मेकिंग क्षमता। जैसे आप आईएएस बनोगे तो भैया कलेक्टर बनोगे तो स्वाभाविक रूप से डिसीजन मेकिंग क्षमता होनी चाहिए। स्पॉट पे डिसीजन लीजिए, अच्छे से लीजिए, और उस डिसीजन पे रहना बहुत जरूरी है, बदलना नहीं। लगातार बदलेंगे तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ही, जब इतना बड़ा अधिकारी ही अपने रवैये में ढिलमुल है, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर प्रशासन पर क्या पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा। लेनिन डिसीजन मेकिंग था, डिसीजन मेकिंग क्षमता थी, इसके कारण लेनिन बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। और लेनिन के सामने जो दिक्कतें थी, उस दिक्कतों को हटाने के कारण भी वो प्रसिद्ध रहा। पहली दिक्कत ये थी कि भैया मजदूर जो थे वो लगातार दुखी थे, क्योंकि लगातार उनका विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। किसान जो थे वो युद्ध के कारण दुखी थे, क्योंकि युद्ध में कम कीमत पर उन्हें अनाज बेचना पड़ रहा था, और अनाज बेचने के कारण लगातार उनकी जो आय थी वो कम होती जा रही थी, हो रहा था। व्यापारी जो थे वो भी दुखी थे, व्यापारी जो थे वो भी दुखी थे भैया, युद्ध के कारण पूरा मामला बिगड़ता हुआ जा रहा था। ये सब लोग दुखी, और साथ में ये दिखाई दे रहा था कि जो राजतंत्र है वो इन लोगों की तरफ कहीं भी देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जब केरेंस्की के द्वारा इनको हटाने की कोशिश की, राजतंत्र को हटाने की कोशिश की फरवरी 1917 में, उसके बावजूद भी इनकी स्थिति में कोई बदल नहीं आया। और यही कारण रहा कि लेनिन ने इनकी दुख दर्द को एड्रेस किया, और जब एड्रेस किया उनकी बातों को, तो बातों को एड्रेस करने के दौरान उसको समर्थन इसलिए मिला क्योंकि इन लोगों की बातों को जब उसने अपने भाषणों में बोला तो लगातार समर्थन मिला। उसने कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जैसे ही वेल्शेविक क्रांति हुई, वेल्शेविक क्रांति के बाद में सबसे पहले जर्मनी के साथ एक समझौता किया, और समझौते के माध्यम से कहा गया कि आपको जो क्षेत्र आप जीत चुके हैं वो क्षेत्र आप प्राप्त कर लीजिए, इसके बाद हमें आप आक्रमण करके इस युद्ध में शामिल ना कीजिए। इसके कारण फायदा क्या हुआ? जो किसान थे वो दुखी जो थे वो बच गए, जो मजदूर थे वो दुखी थे कि विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो जितने भी राज्य में उद्योग थे, उन उद्योगों को बोला गया कि आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब आप किसी व्यक्ति की संस्था नहीं बल्कि एक राज्य की संस्था हो। इसके कारण कौन खुश हो गया? मजदूर खुश हो गए। साथ में व्यापारी को खुश करना था, तो व्यापारी को खुश करने के लिए क्या किया उसने कहा कि विदेशों से जितना भी कर्ज लिया है राजा के द्वारा इस युद्ध में शामिल होने के लिए, वो कर्ज देने से हम मना करते हैं सीधे सीधे। और ये तीनों बातों को करके लेनिन ने जन समर्थन प्राप्त किया और अक्टूबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति को सफल किया। और इसी दौरान उसने 1918 से लेकर 1921 तक के लगातार बलपूर्वक जनता को दबाने की कोशिश की। किसानों को कहा कि आपका अब इस जमीन पर अधिकार नहीं, क्योंकि समाजवाद कहता है कि भैया कोई भी जो भूमि है, कोई भी वस्तु है, वो व्यक्ति की नहीं है बल्कि राज्य की है। बल्कि किसकी है? राज्य की। जैसे आप हमें लंदन यहाँ जाओगे, आप चाइना में, तो चाइना या फिर उत्तर कोरिया जाओगे तो आपको वो घर बना कर देंगे, सब चीज देंगे, पर वो कहेंगे कि ये घर आपका नहीं है, कि घर किसका है? राज्य का। राज्य चाहे तो आपको निकाल सकता है, राज्य चाहे तो आपको रख सकता है। ऐसा ही लेनिन ने 1918 से लेकर 1921 के बीच किया। किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया, बोला कि आप इस पर मजदूरी के रूप में काम करो, आपको बदले में अनाज देंगे या फिर पैसा देंगे। व्यापारियों को बोला कि आप व्यापार नहीं कर सकते, राज्य आपके बदले में व्यापार करेगा। मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को लगातार शोषण के दबाने लगा। मुद्रा का विनिमय की जगह पर वस्तु विनिमय शुरू हो गया।
अब इन लोगों को पैसा नहीं दे रहे, वो पैसा देने की जगह वो कह रहे कि आपको हम निश्चित दर से आपको अनाज देंगे, आपके घर में जितने व्यक्ति रहेंगे उस दर से हम आपको अनाज देंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू होगी और इसके कारण लगातार यहाँ पर जनता में असंतोष आ गया लेनिन के प्रति कि भैया हमारे लिए तुमने क्रांति की और अब हमारा ही शोषण कर रहे हैं, और जब हमारा ही शोषण कर रहे हो तो भैया इससे अच्छा है पुरानी व्यवस्था को अपना लो। आपको अब याद आया कि भैया मैंने आपको कहा था कि जैसे ही समाजवाद आएगा तो समाजवाद की निरंकुशता आ जाएंगी। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ऐसे ही कुछ यहाँ पर, जब ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ तो इसके बाद में लेनिन साहब को समझ में आ गया कि भैया अब जनता मेरे विरोध में आ रही है, तो उसने नई नीति लाई, नई आर्थिक नीति 1921 में। और 1921 में जब नई आर्थिक नीति लाई तो उसने मजदूरों को भी कहीं ना कहीं सहूलियत दी, किसानों को भी भूमि पर अधिकार दिया और व्यापार करने के लिए भी अनुमति दी। तो कई सारे लोगों ने उस समय में लेनिन का क्रिटिसाइज किया कि भैया आपने कार्ल मार्क्स की विचारधारा का विरोध करके आपने क्या किया, नई नीति को ला लिया और पूंजीवाद को स्थापित कर दिया। पर भैया लेनिन की इच्छा रूस में पूंजीवाद को लाना नहीं बल्कि समाजवाद को बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि जितने विश्व के देश थे, चाहे अमेरिका, चाहे समय है, चाहे ब्रिटेन, चाहे फ्रांस के पूंजीवादी देश रशिया के प्रति बड़ी आतंकित नजरों से देख रहे थे। और उसके बाद तो और ज्यादा जब लेनिन ने बोल दिया था कि हम आपको दिए गए ऋण का एक भी किस्त चुकाएंगे, हम नहीं चुकाएंगे, तो ये सब विरोध में आ गए। और जब विरोध में आ गए तो स्वाभाविक रूप से लेनिन को डर लग रहा था कि भैया ये सब मिलकर कहीं ना कहीं रशिया का नामो निशान ना मिटा दे, समाजवादी क्रांति को कहीं समाप्त ना कर दे। दूसरी बात ये थी कि जनता का जब ज्यादा विरोध चल रहा था तो स्वाभाविक से कहीं जनता ही मेरे खिलाफ ना आ जाए, जनता ही समाजवादी क्रांति के खिलाफ ना जाए। इन दो बातों के कारण लेनिन ने कुछ समय के लिए समाजवाद को रोका और पूंजीवाद को समाजवाद में डाल दिया, और इसी को कहा गया लेनिन की नई आर्थिक नीति। और लेनिन की नई आर्थिक नीति में व्यापारियों को, मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को पैसा दिया गया, व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दी गई, किसानों को छोटे छोटे खेतों पर, भूमि पर स्वयं विवेक से कार्य करने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। जो भी वो उगाते हैं उसका कुछ भाग अपने पास में रखने की अनुमति दी गई और बाकी भाग वो कहां पर रखेंगे, राज्य को दे दोगे। तो ये सब बातें लेनिन ने करने की कोशिश की और इसी दौरान 1924 में बेचारे की होगी मृत्यु। और जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद में दो प्रमुख व्यक्ति आए। उसमें से एक प्रमुख था जिसका नाम था स्टालिन। स्टालिन के विषय में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा चलेगा तो उसमें आपको बहुत सारी और बातें क्लियर होते चलेंगी। तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ बातों को समझा पाया। डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है, और कठिन है तो स्वाभाविक रूप से पढ़ना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भैया पढ़ो ना, हम पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए, पढ़ाई से भागने के लिए यहाँ बैठे हुए नहीं। अगर आपको यूपीएससी पीएससी निकालना है तो कठिन बोलकर कोई भी टॉपिक को छोड़ना ये बुजदिली होगी, तो हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि इस टॉपिक पर ज्यादा गहनता के साथ चर्चा करके इसको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना लेना। तो भैया आज का पहला प्रश्न जो हमने आपको लिखाया था उसका उत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे। वो आप प्रश्न याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर कल जब हम इसको आंसर करेंगे तो आप उससे मैच करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, बहुत लोगों को शेयर करिए, अपने सब कलीग्स को शेयर करिए, उनको बोलिए कि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो भी आप अपने नॉलेज के लिए इन लेक्चरों को देखने की कोशिश करिए, उनको भी शेयर करिए, उनको कहिए सब्सक्राइब वगैरह करिए, ताकि जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और अच्छे वीडियो में बना पाऊंगा। थैंक यू।